हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन कोड ऑन वेजेस 2019 है। इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस का जो चैप्टर 3 है उसके सेक्शन में जो डिडक्शन है, इस पे किस किस तरह की डिडक्शन है। दोस्तों, ये जो सेक्शन 18 है ये हमें ये बताएगा कि किसी भी कर्मचारी जो किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी या किसी दुकान में काम करते हैं, उसकी सैलरी में से किस किस तरह के डिडक्शन किए जा सकते हैं और किस किस तरह के डिडक्शन लीगल हैं और किस किस तरह के डिडक्शन लीगल नहीं है। दूसरा, हम इसमें समझेंगे कि मैक्सिमम कितना डिडक्शन हो सकता है। तीसरा, हम इसमें ये समझेंगे कि मैक्सिमम कितने तरह की पेनाल्टी हो सकती है जो कि डिडक्शन या एडवांस के बिहाफ में काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसको एक एक केस करके समझेंगे और सभी तरह के डिडक्शन के बारे में समझेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आप पूरी तरह समझ सकें कि किस किस तरह से आपकी सैलरी में से डिडक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मुख्य नियम है, ये कोड में जो डिफाइन किया गया है कि कोड में अधिकृत कटौतियों के अलावा कोई कटौती नहीं की जा सकती है। यह नियम अन्य प्रचलित कानूनों पर वरीयता रखता है। जो और भी दूसरे इससे रिलेटेड लॉ बने हैं उन सब के ऊपर इस कानून को माना जाएगा, इस एक्ट को माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसको ऐसे समझेंगे कि अगर किसी कर्मचारी ने चाबी खोई है और उसके बदले 500 दिए हैं तो इसे वेतन कटौती के रूप में दर्ज करना होगा। इसके साथ साथ में उसे इसके लिए रसीद देनी होगी और वेतन रजिस्टर में उसके दर्ज करना होगा, या जिसे हम वेज रजिस्टर बोलते हैं उसमें मेंशन करना होगा। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी है कि सरकारी मानकों के अनुरूप घरेलू जांच के बाद इंक्रीमेंट रोकना कटौती नहीं है। जांच नोटिस, सुनवाई मिनट्स और आदेश का रिकॉर्ड रखना होगा। किसी भी तरह का अगर कोई इंक्वायरी होती है तो उसकी जांच की नोटिस, सुनवाई में क्या क्या हुआ है उसके बारे में और उसके आदेश के बारे में रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें फाइन जो है प्रतिबंधित, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर पीपी नहीं पहना है तो जो स्वीकृत सूची अनुसार जुर्माना है। स्वीकृत सूची से मतलब ये है कि जो जो पहले से डिफाइन है कि अगर आपने ये गलती की या इस तरह का मिसकंडक्ट किया है तो आपको इतना जुर्माना भरना होगा। तो उस स्वीकृत सूची के अनुसार जो जुर्माना है वो तय किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में ये अधिकतम 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। 3% से हम मतलब ये समझेंगे दोस्तों कि अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपए है तो उसकी सैलरी में से 300 से ज्यादा का किसी भी केस में जुर्माना नहीं लिया जा सकता। उसको जुर्माना लेने के पहले उसको कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ का असर देना होगा, मतलब वो अपनी सफाई दे सकता है। और अगर उसके बाद भी किसी तरह का डिडक्शन किया जाता है तो उसे उसके फाइन रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। उसके बाद अब्सेंस को समझेंगे कि अगर कोई 26 में से एक दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी 26 में से सिर्फ एक दिन की सैलरी काटी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई एक दिन अब्सेंट है तो उसके बदले उसकी पेनाल्टी के रूप में ज्यादा दिन की सैलरी काटी जाए। दूसरे केस में ऐसा है दोस्तों कि अगर 10 से ज्यादा वर्कर अगर बिना किसी नोटिस के 8 दिन तक कंटिन्यू एब्सेंट रहते हैं, 10 से ज्यादा वर्कर अगर किसी नोटिस के बिना अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उनका 8 दिन तक वेतन काटा जा सकता है। इसके डैमेजेस और लॉस के बारे में केस समझेंगे दोस्तों कि अगर फोर्कलिफ्ट के टकराने से कहीं पे 6,500 का नुकसान हुआ है तो सुनवाई के बाद उसकी जो भी शो कॉज नोटिस होगा या जो उसकी हेयरिंग होगी उसके बाद 6,500 का जुर्माना उससे काटा जा सकता है। उसके लिए फोटो मेंटेनेंस एस्टीमेट संलग्न करना होगा और उसको डैमेज रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। इसके बाद हाउस अकोमोडेशन की बात करते हैं कि अगर कंपनी के क्वार्टर में 800 रुपए पर महीना अगर कट रहा है तो ये केवल कर्मचारी की सहमति से ही काटा जा सकता है और जैसे ही कर्मचारी क्वार्टर खाली करेगा तो उसको उस कटौती को रोकना होगा या डिडक्शन को खत्म करना होगा। इसके बाद एमिनिटीज सर्विस है। सपोज करिए आपकी कंपनी आपको बस से ले आती है, उस केस में सब्सिडी ट्रांसपोर्ट पर अगर 300 रुपए है तो कटौती उससे ज्यादा नहीं की जा सकती है। औजार, कच्चा माल, सेवाएं नहीं माने जाएंगे। किसी भी तरह का रॉ मटेरियल या किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो सर्विस में कंसीडर नहीं की जाएगी। एडवांस के केसेस में अगर किसी कर्मचारी को सपोज करें कि यात्रा एडवांस दिया गया है, ट्रेवल अलाउंस दिया गया है और वास्तविक खर्च में अगर उसको समायोजित नहीं किया गया तो शेष सहमति से वसूला जा सकता है या लिया जा सकता है।
इसके बाद जैसे अगर हम करें कि पिछले महीने में किसी वर्कर को 2,000 रुपये पेमेंट ज्यादा हो गया है, तो इस महीने में उसकी जो सैलरी है उसका 50% तक ही वेतन लिया जा सकता है। इसके बाद वेलफेयर फंड लोन में 10,000 तक का जो ऋण है निर्धारित ब्याज पर ईएमआई वेतन से कटेगी। उसमें कैप ये होगा कि टोटल जो वेतन है उसमें 50% की सीमा का पालन करना होगा। इसमें हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमने हाउस लोन दिया हुआ है, हाउस लोन की ईएमआई 6,000 रुपए है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या उसकी जो सैलरी है 6,000 मतलब 12,000 से ज्यादा हो रही है नहीं। अगर 12,000 से कम हो रही है तो उस केस में आप 6,000 की जगह, कंपनी 6,000 की जगह जो भी आपकी सैलरी है उसका 50% ही मैक्सिमम काट सकती है। इसके बाद टैक्सेस और कोर्ट ऑर्डर में डिडक्शन किया जा सकता है। अगर किसी तरह का टैक्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है या न्यायालय द्वारा किसी तरह का आदेश आता है कि इसमें से काटा जाए, तो उस केस में आपकी सैलरी में से डिडक्शन किया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी में जैसे पीएफ का 12% है, ईएसआईसी के जो भी होते हैं 0.75% या 3.25%, इस तरह से। तो जो भी आपके जो सोशल सिक्योरिटी, पीएफ, ईएसआईसी और डब्ल्यूसी या लेबर वेलफेयर, इस तरह के केसेस में आपके सैलरी में से पैसे काटे जा सकते हैं, लेकिन उसे पे स्लिप में दिखाना जरूरी होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारी फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो उस केस में आपके मैक्सिमम 500 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं, लेकिन वो सरकार की शर्तों के अनुसार ही कटौती की जा सकती है इसमें। इसके बाद ट्रेड यूनियन फीस जो है, वो ट्रेड यूनियन फीस आपकी सैलरी में से काटी जा सकती है, लेकिन यह केवल कर्मचारी की लिखित सहमति पर ही कटौती हो सकती है। इसके बाद पीएम एनआरएफ का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। तो इस तरह के केसेस में आपकी सैलरी में से पैसे काटे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी सहमति होना या आपको सूचित करना जरूरी होगा। हम 50% कैप का सिनेरियो समझते हैं दोस्तों, कि सपोज करिए किसी की सैलरी, एक कर्मचारी की सैलरी 18,000 है और पीएफ, एसआईसी, टैक्स, यूनियन सब मिला के उसके 2700 रुपए कट रहे हैं और उसकी जो ईएमआई डिफाइन की गई है वो 7,000 रुपए की गई है। तो उस केस में टोटल उसको जो बचे रहेंगे पैसे, वो बचेंगे सिर्फ 9,900 रुपए। इस केस में अगर जो कंपनी है, तो अगर 18,000 की सैलरी में से 9,900 रुपए कट रहे हैं, जो कि उसकी 50% से ज्यादा वैल्यू हो रही है, तो उस केस में जो कंपनी है वो ईएमआई के पैसे घटा करके 7,000 से कम करके, जो 700 रुपए यहाँ ज्यादा हो रहे हैं वहां उसको 700 रुपए कम करने होंगे, तो वहां पे वो सिर्फ मैक्सिमम 6300 रुपए ही काट सकती है, जिससे कि उसको मिनिमम जो सैलरी है वो 9,000 रुपए उसके हाथ में आए। इसके आगे जो भी राशि बचेगी वो उसके अगले महीने की सैलरी में से काटा जा सकता है। एम्प्लॉयर डिफॉल्ट से मतलब दोस्तों ये है कि अगर किसी भी तरह का पीएफ का जो पैसा काटा गया नियोक्ता जमा नहीं करता, तो इसके लिए कर्मचारी दोषी नहीं माना जाएगा, इसके लिए कंपनी दोषी मानी जाएगी और उसके लिए ब्याज सहित पैसे उसे कंपनी को एम्प्लॉय के खाते में जमा करने होंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है कि हमें किसी भी कंपनी को जो रजिस्टर है, फाइन रजिस्टर बनाना होगा, डैमेज रजिस्टर बनाना होगा, एडवांस का रजिस्टर बनाना होगा, लोन्स और स्टेचरी का डिडक्शन जो होता है उसका सभी रजिस्टर बनाने होंगे और सभी तरह के जो भी आइटम वाइज कटौतियां की गई हैं उसे पे स्लिप में दर्शाना जरूरी होगा। इसमें दो